नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। टीवी 24 की इस खास पेशकश के जरिए हम दर्शकों तक लेकर आते हैं वो सुलगते सवाल जो कि उनके जहन में लगातार सुलग रहे हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं मिल पाता। ऐसे ही सुलगते सवालों की कड़ियों के जरिए हम आपके सामने लाएंगे वो ज्वलंत मुद्दे जिनकी चर्चा है, जिनके जवाब आप लोग तलाशना चाहते हैं। तो आज का सुलगता सवाल हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के उस बीजापुर से, जहां की आई कहानी ने पूरे देश को हिला दिया। जी हां, भ्रष्टाचार की वो कहानी जिसमें पत्रकार ने जब सच्चाई को उजागर किया तो कुछ भ्रष्ट तंत्र के दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब पूरी कहानी सामने आ चुकी है, क्योंकि चार्जशीट पेश हो चुकी है कोर्ट में। ऐसे में एक बार फिर से हम पत्रकार मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि देते हुए ये कहानी आपके सामने रिकॉल करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं और जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एसआईटी के जांच के बाद अब जो नए तथ्य आए हैं उससे ये हत्याकांड किस तरीके से लोगों के सामने उजागर हुआ है। पहले देखिए हमारी रिपोर्ट, फिर इस पर पूरी बातचीत करेंगे। देश भर में चर्चित हुए पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर एसआईटी जांच पूरी हो गई है। इस संबंध में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एसआईटी ने चारों आरोपियों के खिलाफ 1241 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इस चार्जशीट में सुरेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार और महेंद्र रामटेके को मुख्य आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपी न्यायिक रिमांड में हैं। एसआईटी ने इस मसले में 80 गवाहों को सूचीबद्ध किया है। हत्या की साजिश और कारण। जांच में सामने आया कि ठेकेदार सुरेश चंद्रकार ने अपने 2 भाइयों और सुपरवाइजर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पत्रकार मुकेश चंद्रकार ने नेसलनार मिरतूर गंगालूर सड़क निर्माण में अनियमितताओं को उजागर किया था, जिससे नाराज होकर सुरेश चंद्रकार ने हत्या की योजना बनाई। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को सुरेश चंद्रकार के घर के सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर फ्लोरिंग कर दी ताकि सबूत मिटाए जा सके। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सुरेश चंद्राकर को, रितेश चंद्राकर को, दिनेश चंद्राकर को और इनके साथ जो भी हों, एज इट इज ऐसे ही हत्या करके उसी सेप्टिक टैंक में अपने बच्चों को पहले डलवाई। फिर उसके बाद अपने हाथों से अपने बच्चे की उस ऐसी अवस्था में जो लाश आप अपने आंखों के सामने से देखे होंगे, उसको आग लगाइए आप, ताकि सबूत ही ना बचे। और उसके बाद जब आप इस पीड़ा को महसूस करने के काबिल हों कि इस समय मैं या फिर मेरा परिवार क्या महसूस कर पा रहे होंगे, रुको ना एक मिनट। और फिर वो न्याय करिए। एसआईटी ने फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी की। इस दौरान डीएनए टेस्ट, क्राइम सीन रिक्रिएशन और फॉरेंसिक टीम की एडवांस जांच के आधार पर सबूत जुटाए गए। मामले में कुल 80 गवाहों को शामिल किया गया है, जिन्होंने हत्या की साजिश, आरोपियों की गतिविधियों और हत्या के बाद किए गए प्रयासों की पुष्टि की है। जी देखिए, जिस तरीके से पत्रकार भाई मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी और बेहद ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई थी। आईपीएस अधिकारी जो है मयंक गुज्जर, जिनके नेतृत्व में पूरी टीम जो था इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी। 1246 पेज का जो है एक आरोप पत्र दाखिल किया गया है और 72 लोगों को गवाह बनाया गया। तो माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा, भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी पत्रकार के ऊपर इस तरीके के हमले होते हैं या हमले करने वाले 100 बार सोचेंगे। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इसकी हत्या हुई है, उनके जो आरोपी हैं, हत्यारे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी। एसआईटी के अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना पुलिस की मदद ली गई थी। जांच के दौरान सुरेश चंद्रकार की 4 गाड़ियां और हत्या में प्रयुक्त एजेक्स भी जब्त किया गया है। एसआईटी ने चारों आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत अभियोग पत्र दाखिल किया है और न्यायालय से कड़ी सजा की मांग की है। पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में आज पुलिस के द्वारा 4 आरोपी सुरेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार एवं महेंद्र रामटेके के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 का, 61(2) का, 239, 249 एवं 35 बीएनएस के अंडर करीबन 1200 पन्ने की चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है।
साथ ही साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी बारीकी से डिजिटल एवं फिजिकल एविडेंसेस को देखा गया है और उन्हें इस केस में केस डायरी में प्रॉपर तरीके से इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ हमारे द्वारा पूरी कोशिश ये है कि जो चारों आरोपी हैं उन्हें माननीय न्यायालय के द्वारा कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। फिलहाल इस मामले में पेश हुई 1241 पन्नों की चार्जशीट में केस से जुड़े कई अहम पहलुओं को उजागर किया गया है। हत्या के कारण और हत्या की साजिश के साथ भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ पहलू भी जांच में आया है, लेकिन चार्जशीट केवल हत्या के आरोपों पर केंद्रित है। जिस सड़क के भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला है, उसकी अलग से उच्च स्तरीय जांच की जरूरत बनी हुई है। सतीश अल्लूर, बीजापुर, टीवी 24। तो देखा आपने पत्रकारिता कितना जोखिम भरा काम है। सच को उजागर करने के लिए जब सिपाही आगे बढ़ते हैं तो कदम दर कदम उनके राह रोकने के लिए समस्याएं खड़ी रहती हैं। इन समस्याओं का सामना तो पत्रकार कर लेता है, लेकिन जब बात जान के जोखिम की आती है तो ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसमें कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो पत्रकारों की आवाज़ को दबाने के लिए उनकी जान तक लेने से नहीं चूकते। हुआ यही इसी केस में जब मुकेश चंद्राकर ने पूरे भ्रष्टाचार को उजागर किया और बताया कि ये सड़क जो बन रही है उसमें कैसा गोलमाल हो रहा है। करीब 100 करोड़ से अधिक का बड़ा घोटाला किया गया है और जो लोग इससे जुड़े हुए थे उनको जब अपने ऊपर खतरा आते हुए दिखाई दिया तो उन्होंने मुकेश चंद्राकर की जीवन लीला ही समाप्त करने का फैसला किया। ये बातें अब तक कागजों में थी, लोगों के चेहरे पे थी, लोगों के मुंह पे थी, लेकिन अब ये चीज़ें एक जांच के रूप में चार्जशीट होकर अदालत में दाखिल हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर से इस पूरे घटनाक्रम को हम अपने दर्शकों तक लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मन में जो सुलगता सवाल चल रहा है कि ये साजिश तो की गई थी, लेकिन ये जो साजिश करने वाले हैं उन्हें सजा कब मिलेगी, वही सुलगता सवाल आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आज का सुलगता सवाल इसी पर आधारित है कि चार्जशीट चीख रही है और मांग रही है न्याय। एक एक करके परतों को खोलने की कोशिश करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चार्जशीट में लिखा गया है, कैसे सिलसिलेवार घटनाक्रम सामने आया और कैसे इस पूरे घटनाक्रम को यानी पूरे हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया गया। चलते हैं, सबसे पहले बीजापुर से फीडबैक ले लेते हैं जहां पर हमारे संवाददाता सतीश मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उसके बाद एक एक करके कड़ियों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चार्जशीट चीख रही है और न्याय मांग रही है। ऐसे में मुकेश चंद्राकर को न्याय दिलाने की कोशिश हम सब की होनी चाहिए। पुलिस ने अच्छी जांच की है और करीब 1200 से अधिक पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली है, तो उम्मीद की किरण जागी है कि जो लोग इसमें दोषी हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या भ्रष्टाचार रुक रहा है? भ्रष्ट तंत्र से जुड़े हुए लोग क्या खौफ में हैं कि नहीं? इस घटना के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद सब सतीश से ही जानने की कोशिश करते हैं। सतीश, हम सुनते आए हैं कि बस्तर वो अनछुआ इलाका है जहां पर करोड़ों के भ्रष्टाचार हो जाते हैं, लोग पता नहीं कर पाते, पत्रकार उठाने की कोशिश करते हैं, मुद्दे पर उठते नहीं है, पर ये मुद्दा उठा भी और पता भी चला। अब इस घटना के बाद ऐसे भ्रष्टाचारियों की पर नकेल कसी है कि नहीं और भ्रष्ट लोग खौफ में है कि नहीं? बिल्कुल मोहन जी, देखिए जिस प्रकार की यह घटना थी और घटना के पश्चात जो चीज षड्यंत्र रचा गया कि सबूत को किस तरह से मिटाया जाए और सबूत को मिटाने के बाद में किस तरह से ये लोग फरार होने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस ने किस तरह से दर दबोचा, ये सबके सामने है। और पत्रकारों का संगठनों ने कितना प्रयास किया इस पूरे मुद्दे को उठाने के लिए जग जाहिर है। पूरे देश ही, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ तो साथ था ही, छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे प्रदेश और देश के लोग, जितने पत्रकार के संगठन के लोग हैं, उन्होंने भी इसे आवाज को उठाया और बुलंदी से उठाया और इस आवाज को उठाने में जो प्रयास था वो काबिले तारीफ थी। और इसे आवाज बुलंद के वजह से ही जो है ये मामला आज कोर्ट में है। और कोर्ट में पहुंचने के पहले इस प्रकार की जो रणनीति तैयार करनी चाहिए थी, क्या वो सही रणनीति तैयार हो पाई है?
बात ये भी होना चाहिए। और रही बात आप जो भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, तो बीजापुर ही नहीं पूरे बस्तर संभाग ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर अधिकारियों के मुंह पर जो है घी जम जाती है, क्योंकि अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसका सटीक जवाब तो वो दे नहीं पाते, लेकिन जरूर गोलमाल जवाब होता है। क्या आपके पास में इसका अधिकार है? क्या आप इस लायक है कि हम आपको कोई जवाब दे पाए? तो इस तरह की जब बातें सामने निकल के आती है और जब पत्रकार इन बातों को उजागर करने का प्रयास करता है, तो ऐसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार होता रहा है और यहाँ पर जो कड़े सवाल जो होने चाहिए, क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों को एक कड़ा संदेश देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, और ऐसे संदेश का उपयोग होना चाहिए कि यहाँ पर जो मौजूद अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या फिर जो ठेकेदार हैं, उनको इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए एकदम कड़ी से कड़ी सजा हो और ऐसा प्रावधान हो कि पत्रकारों पर हमला होने से पहले ये 10 बार सोचे कि अगर हम किसके ऊपर में हमला कर रहे हैं या किसके ऊपर में आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक एक करके सिलसिलेवार इस केस से जुड़े हुए लोगों से भी बातचीत करते हैं और हम लगातार ये बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकेश चंद्राकर के मामले में न्याय होना चाहिए और न्याय उनके परिवार को जरूर मिलना चाहिए। युकेश चंद्राकर जो कि मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई हैं, खुद भी पत्रकार रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि इस पूरे चार्जशीट के बाद अब उनको लग रहा है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात करते हैं युकेश चंद्राकर से। युकेश जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? ठीक है, युकेश से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब तक सतीश के पास फिर से लौटते हैं। सतीश, ये प्रकरण एक नज़ीर बनने वाला है। इस तरीके के जो लोग हौसले रखते हैं कि भाई पत्रकारों को दबा लेंगे, उन पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, कुछ असर पड़ा है कि नहीं? पत्रकारों को डराने धमकाने की घटनाएं अब तो वहाँ पर कम हुई होंगी, लोग डरे होंगे, ऐसे लोग जो कि भ्रष्ट तंत्र से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मोहन जी, देखिए अब तक फिलहाल तो इस प्रकार की कोई घटना हुई नहीं थी, और जब हुई है तो उसके बाद जिस प्रकार का रिएक्शन अब देखने को मिल रहा है, तो रिएक्शन के वजह से जो है लोगों दबे पांव तो इस चीज को मंजूर कर रहे हैं कि हाँ भाई कुछ तो कार्रवाई हो रही है, और इस कार्रवाई का नतीजा जो है कहीं ना कहीं जा करके जो है हम पर भी हो सकता है। तो इसलिए जो है भ्रष्टाचारियों के नकेल कसने का जो प्रयास किया जा रहा था, वो अब जो है काफी हद तक आगे बढ़ रहा है, और इसके वजह से जो है काफी सारे ऐसे भ्रष्टाचार जो किए जा चुके रहे हैं पूर्व में, उन पर भी जो है नकेल कसे जा रहे हैं। हमने देखा था कि इसी मामले को लेकर के गंगलोर मिर्तू सड़क को लेकर के जो है पीडब्ल्यूडी के जो नए ईई हैं, उनके तरफ से, एजुकेटिव की तरफ से जो है एक एफआईआर दर्ज की गई थी पूर्व पीडब्ल्यूडी ईई के विरोध में, और उनके जो 2 कनिष्ठ कर्मचारियों के विरोध में जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। और इसी मामले को लेकर के हाईकोर्ट बिलासपुर ने उन पर कार्रवाई करते हुए जो है उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी गई थी, और आगे की जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई के अनुसार देखा जा रहा है कि इनकी जमानत याचिका अभी भी खारिज है, और इन पर जो लगे आरोप हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार को सहा है और भ्रष्टाचारियों के साथ जो मिल करके भ्रष्टाचार किया है, उसके विरोध में इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और आने वाले वक्त में इनको बड़ी से बड़ी सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेगी। जी बिल्कुल सतीश, आएंगे आपके पास, लेकिन अब चलते हैं जगदलपुर, जहां पर अर्जुन पांडे जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इस केस से जुड़े हुए पहलुओं को हमारे सामने रखने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है अर्जुन जी हमारे खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में आपका। जी अर्जुन जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो चार्जशीट तो पेश हो गई है मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में, केस क्या लग रहा है सही दिशा में जांच की ओर जा रहा है, और केस इतना मजबूत है कि आरोपी अब कहीं बच नहीं पाएंगे? आमतौर पर चर्चा बहुत हो जाती है हत्याकांड की, पर केस दर केस जब परतें खुलती हैं उसमें हम कमज़ोर कई बार साबित हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? ये चार्जशीट देखने के बाद क्या लग रहा है आपको? मोहन जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह से सघनता से जांच हो रही है, और वो जांच के हिसाब से अभी तक तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वाकई में जो जांच है वो बिल्कुल सही दशा में जा रही है, और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन भी इस मामले में थोड़ी सी भी कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मामला जो है पत्रकारों का है और बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। मैं आपको बता दूं, वाकई में जो बस्तर के क्षेत्र में पत्रकार हैं वो 2 धारी तलवार पे जो है अपने इस पत्रकारिता को पूरा करते हैं। एक तरफ
कहीं ना कहीं नक्सलिज्म और एक तरफ दूसरी तरफ जो है उनको जो है प्रशासन से लड़ना पड़ता है। उसमें ये जो मुकेश चंद्राकर वाला जो मामला है वो हम लोगों को देखने को मिला और वाकई में हृदय उस समय छलनी हो गया था जब उसकी जो है बॉडी को हम लोगों ने अपने आंखों से देखा। मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से उसने भ्रष्टाचार के इस मामले को उजागर किया था, कहीं ना कहीं वाकई में अगर वो रहता तो इसका कुछ और रंग होता, क्योंकि जब दोषियों के ऊपर और ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर जिस प्रकार से जब नकेल कसी जाती है और उस मुकेश चंद्राकर ने उसका काम किया। देखिए सरकार ने जिस प्रकार से और कोर्ट ने जिस प्रकार से और पुलिस ने जिस प्रकार से इस काम को आगे तक बढ़ाया है, 1200 पन्ने की जो है चार्जशीट इसमें दायर की गई और मैं आपको बता दूं कि 70 जो गवाह है वो जो है उनके बयानों को जो है सुना गया, उनके बयान जो है उसमें दर्ज किए गए। आने वाले समय में लगातार जिस प्रकार से जो है इस पे परत दर परत जो है सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि मुझे विश्वास भी है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जी मोहन जी। बिल्कुल, और ये तो चार्जशीट की बात है और ये पुख्ता बनी है ऐसा लग रहा है, पर भ्रष्टाचार वाला जो मामला था जिस मुद्दे के कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वो सड़क की क्या स्थिति है और क्या उस मामले की जांच भी हुई है, उसकी जांच कहाँ तक पहुंची है, क्या जानकारी है आपके पास? जी बता दूं जिस प्रकार से पहले जो खुलासे हुए थे, जिन खुलासों को लेकर के मैं आपको बता दूं कि लगातार मुकेश चंद्राकर ने जो है खबर जो है चलाई हुई थी। मैं आपको बता दूं कि मामला उजागर होने के बाद से ही कई ऐसे ये जब सुर्खियां में आया था ये मामला, तो मुकेश चंद्राकर ने, क्योंकि ये तुरंत की बातें नहीं, जब भ्रष्टाचार को उसने दिखाना और उजागर जो है करना चालू किया तो मैं आपको बता दूं कि 20 लाख का जो है मुकेश चंद्राकर की खबरों को दिखाने के बाद में जो सुरेश चंद्राकर है उसके खिलाफ लगभग 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। तो ये एक कड़ी थी और इसके रंग और कुछ हो सकते थे। मैं इस चीज को तो बिल्कुल नकार नहीं सकता हूँ, चुनौती बड़ा कार्य होता है बस्तर क्षेत्र में विकास कराना, लेकिन आप उसके आड़ में इस प्रकार से भ्रष्टाचार को अंजाम देंगे, ये कहीं से भी क्षमा करने योग्य बात नहीं है। जी मोहन जी। बिल्कुल, और इस मामले को भी सरकार को संजीदगी से लेना चाहिए कि 120 करोड़ की ये जो सड़क बनाई गई उसमें गड़बड़ियां थी, सड़क अच्छी नहीं है, साफ दिख रहा है और ऐसे लोग जो जिम्मेदार हैं उस पर अलग से कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए पांडे जी आपका। हम चलते हैं, अब रुक कर लेते हैं अजय सिंह जी की ओर, जो कि इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को सूचना के अधिकार के तहत उठाते रहे हैं। चलते हैं अजय सिंह जी से बातचीत करते हैं। अजय जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद भैया। जी अजय जी, ये हम बता रहे हैं कि लगातार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में अब तो चार्जशीट भी पेश हो गई है, लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ था, जिस सड़क की बात हो रही थी, उस भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? क्या उसे भी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है कि केवल हत्याकांड पर ही रुककर इतिश्री कर ली जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस सड़क पर और जिस सड़क की भ्रष्टाचार को लेकर हमारे भाई मुकेश चंद्राकर ने खबर प्रकाशित की थी, उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हेलो जी जी, आ रही है आवाज, आप बोलिए। जी, बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उस मामले को मुकेश चंद्राकर से पहले मैंने उजागर किया था और बस्तर प्रवास पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खुद न्यूज 18 से कहा था कि इस पर जांच होगी। संभवतः यदि जांच हो गई होती तो शायद आज मुकेश चंद्राकर की हत्या, आज समय पर यदि जांच हो गई होती तो मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं होती। बिल्कुल। कहीं ना कहीं प्रशासन ने उस वक्त गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन जब मुकेश चंद्राकर की हत्या हो जाती है तब सरकार गंभीरता दिखाते हुए उस सड़क, भ्रष्टाचार की सड़क पर कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबन की कार्रवाई होती है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का, यदि समय रहते सरकार और प्रशासन उस खबर पर जांच कर दी होती तो आज शायद भाई मुकेश चंद्राकर हमारे बीच होते। बिल्कुल, लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या इसके बाद जागा है कि नहीं प्रशासन? उस सड़क के भ्रष्टाचार का हुआ क्या आखिर? आपने भी उठाया मामला, मुकेश ने भी उठाया, अब हुआ क्या है उसका? देखिए, जो बात सामने निकल कर आई है, जो प्रशासन ने जो कार्रवाई किया, जो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सुरेश चंद्राकर के सारे काम को निरस्त कर दिया गया है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज हुआ है और संभवतः सरकार ने उसके बाद गंभीरता दिखाई और जांच की। जी, जांच की, कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, ठेकेदार पर कार्रवाई की क्या प्रोसेस है, कुछ पता चला है क्या?
नहीं, अभी तक तो ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई किया इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के जो कार्यपालन यंत्री है, सब इंजीनियर है, एसडीओ है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। जी, तो एक एफआईआर भ्रष्टाचार के लिए भी हुई है, लेकिन इस एफआईआर का अंजाम ऐसा होना चाहिए कि न केवल भ्रष्ट तंत्र में न्याय मिले, बल्कि ये जो न्याय मिलेगा वो न्याय मुकेश चंद्राकर को भी एक तरीके से श्रद्धांजलि होगा। इसलिए इस मामले को छोड़ना नहीं है और हम लगातार उठा रहे हैं कि जिस सड़क के भ्रष्टाचार को लेकर मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई, उस भ्रष्टाचार को कहीं कोई भूल ना जाए, सरकार उसमें कोताही ना बरते, और इसीलिए हम इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। अजय जी, आप लगातार इस मसले पर बने भी रहें। आगे आप इसमें कुछ पहल कर रहे हैं क्या? इस भ्रष्टाचार को लेकर आपकी ओर से और कुछ पहल होगी क्या? बिल्कुल पहल कर रहे हैं। सरकार ने चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दिया है। हम लोगों का एक बैठक हुआ है, उस बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग अपने निजी वकील कोर्ट में खड़ा करेंगे ऑब्जेक्टर के रूप में, और उस पूरे मामले को हम पूरी गंभीरता से लेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और मुकेश चंद्राकर भाई को न्याय दिलाएंगे, और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयासरत रहेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अजय सिंह जी हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने सूचना के अधिकार के तहत सबसे पहले उस सड़क के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसकी लड़ाई पहले मुकेश चंद्राकर ने लड़ी, और अब हम सब पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि इस भ्रष्टाचार को लोगों तक लेकर हम जब गए हैं तो अंजाम तक भी पहुंचाएं। जो भ्रष्ट लोग इसमें जुड़े हुए थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों पर एफआईआर हुई है, ठेकेदार पर कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन जब तक अंजाम नहीं मिलेगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा मुकेश चंद्राकर को। चलते हैं अगली कड़ी में फिर से सतीश के पास, और सतीश से बातचीत करते हैं और उस सड़क के बारे में पहले एक अपडेट ले लेते हैं जिस भ्रष्टाचार को लेकर सतीश ने लड़ाई लड़ी थी। सतीश, हम अभी बात कर रहे थे अर्जुन पांडे जी से भी और अजय सिंह जी से भी। दोनों ये कह रहे हैं कि सड़क के भ्रष्टाचार को नहीं भूलना है, उसे भी आगे अंजाम तक पहुंचाना है। पर अभी तक हुआ क्या है? केवल एफआईआर के बाद क्या प्रक्रिया हुई है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल मोहन जी, देखिए एफआईआर हो चुकी है और जो ठेकेदार है उन पर कार्रवाई भी हो रही है। साथ ही साथ में जो अधिकारी थे जिन्होंने जो है उस सड़क निर्माण के लिए जो पैसे का बंदरबाट किया हुआ है, उनका भी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उस सड़क को अभी बनाने का चेष्टा नहीं किया जा रहा है, ना ही उस पर किसी प्रकार की और अलग से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। तो उस कोर्ट के मामले की वजह से जो है वो सड़क अभी भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो पहुंची हुई थी। फिलहाल यह जानकारी जरूर है कि उस सड़क को बनाने के लिए जिस प्रकार से 2016 से लेकर के 2025 तक का समय लग गया, इन सालों में इतने बड़ी भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए 188 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए। इन 188 करोड़ों में 116 करोड़ का जो है आवंटन पहले ही सुरेश चंद्राकर ठेकेदार को मौजूदा जो ई थे उनके द्वारा दे दिया गया था। तो इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार हुए हैं, और इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी रहे हैं इनका मिली भगत होना बहुत ही ज्यादा संभवतः दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से जो है इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट भी जो है आतुर है। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो लग रहा है कि इस सड़क पर जो है जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो 32 किलोमीटर का सड़क हो या फिर 52 किलोमीटर का सड़क, जो सभी दोनों तरफ की सड़कों पर जो है अलग से कार्रवाई हो रही है। और इसकी जांच जो कमेटी बनाई गई थी पीडब्ल्यूडी मंत्री के द्वारा, उनके तरफ से भी अलग से कार्रवाई की जा रही है। ऐसा रिपोर्ट आया था कि अलग से कार्रवाई इसके लिए भी होना है। और वहीं अलग से देखा जा रहा है कि जो अरुण साहू जी जो है उप मुख्यमंत्री, उनके तरफ से भी अलग से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और इस कार्रवाई के लिए जो है एक जांच कमेटी अलग से बनाई गई है, जो कि कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, और इसी कोर्ट के फैसले के बाद में जो है कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि मामला कोर्ट का है तो इस पर अधिक से अधिक हस्तक्षेप कर पाना भी मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें तो इस पूरे भ्रष्टाचार का कड़ी जो है वो सुरेश चंद्राकर है, और इसी कड़ी को जोड़ने के प्रयास में जो है उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन इसके प्रयास में जो है काफी कुछ अब एसआईटी की टीम ने जो जांच कमेटी बनाई थी, और उस जांच कमेटी के दरमियान जितने प्रकार के पहलू को पाया गया है, उस पहलू का जो है अनुसरण करना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार की ये जांच हुई है और कितने लोग इस पर गंभीरता दिखाई दिए हैं। खास तौर पर जिस सड़क का लेकर के हत्या तक की बात जो निकल कर आई थी, और इस सड़क को बनाने के लिए जितने ठेकेदार लगे थे, जितने कर्मचारी लगे थे, जितने ठेकेदार के अंडर में जो लोग थे वो लगे हुए थे, और साथ ही साथ में जो हत्या के
उन सभी से जो पूछताछ होगी, बारी बारी जो पूछताछ होगी, और उस पूछताछ के बाद में जो है ये खबर निकल के जरूर आएगी कि हत्या के पीछे का असली राज क्या है, और क्या यही वजह रही है कि हत्या करने का कारण कि वो सड़क ही था, या फिर अन्य अलग कोई कारण भी, क्योंकि अफवाहों का दौर था, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था अफवाहों का दौर, अलग अलग तरह के बातें निकल के आ रही थी। लेकिन जिस प्रकार से अब हत्या होने के पश्चात जो एसआईटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उस रिपोर्ट के चार्जशीट के अनुसार जो हमने चार्जशीट जो कवर पेज पढ़ा है, उस कवर पेज के अनुसार जो हत्या का प्रमुख कारण जो बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उस सड़क का निर्माण था, और उस सड़क से बड़े जुड़े भ्रष्टाचार था, जिसकी वजह से भाई मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है। और इस हत्या का अंजाम देने के लिए सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इन्हीं सभी चारों आरोपियों को जो है मुख्य आरोपी बता करके इनके ऊपर में जो है केस दायर किया गया है। जी बिल्कुल सतीश, और हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और ये दो बड़े मामले हैं, एक तो हत्याकांड, और हत्याकांड का जो मेन मोटिव है वो है सड़क निर्माण का भ्रष्टाचार। तो दोनों केस जुड़े हुए हैं और दोनों केस को लेकर न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। चलते हैं, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। कांग्रेस और भाजपा से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। गणेश मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी भी इस मसले पर ज़्यादा सक्रिय नज़र आई थी, उनका क्या कहना है सुन लेते हैं सतीश मंडावी को। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 के खास कार्यक्रम में। चलिए, जब तक चलते हैं, गणेश मिश्रा के पास वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार गणेश मिश्रा, सर्व आदिवासी समाज के अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनकी ओर रुख कर लेते हैं। उन्होंने भी इस मसले को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी है। अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस केस में कहीं कोई लूप होल तो नहीं छूट गया जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि अभी जांच और स्तर पर चली रही है और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आएगी, इसलिए हमारी कोशिश यही है कि कुछ ऐसा ना छूट जाए जिस पर ध्यान ना गया हो। सभी पहलुओं को एक बार फिर से हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। दो बड़े मामले, एक तो भ्रष्टाचार का और उससे जुड़कर हुआ हत्याकांड, आपको हम लगातार बता रहे हैं। चलते हैं कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के पास, जो कि इस मसले पर काफ़ी सक्रिय रहे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जब तक एक बार रुक कर लेते हैं, संपर्क शायद वहाँ लोगों से नहीं हो पा रहा है, तब तक सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी जी जी। जैसा कि हम सुन रहे थे, अभी सभी इसी बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अगर केस के पहलुओं की बात करें तो जो बात शुरू के दिनों में आई थी वही 75 दिन की जांच के बाद भी रही कि कुछ नया तथ्य आया है चार्जशीट में हत्या को लेकर, हत्या से जुड़ी हुई कुछ नई बात सामने आई है क्या? बिल्कुल मोहन जी, देखिए, हत्या से जुड़ी जो बातें बाहर निकल के आई थी शुरुआती दौर में, वही बात जो है चार्जशीट में भी दिखाई दे रही है। और बहुत ही मुमकिन है कि हत्या का प्रमुख कारण भी जो है इसी सड़क को लेकर के किया गया था। और कहीं ना कहीं सुरेश चंद्राकर के अंदर में जिस प्रकार की आग लगी हुई थी, उस आग को बुझाने का केवल एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था कि भाई मुकेश की हत्या करना ही था। और इसे हत्या का अंजाम देने के लिए जो है 26 दिसंबर से लगातार इसके संपर्क कर रहे थे, और उसके भाई रितेश चंद्राकर के द्वारा मुकेश के लिए, और लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। उनको बार बार बुलाया जा रहा था अपने पास में कि भाई कभी भी हो, मौका मिले वहां पर उसको वार किया जाए। और अंततः ये दिन आ ही चुका था कि 1 जनवरी जो है जश्न का दिन था पूरे देश में। वहीं पर जश्न के दिन में जो है इसे अंजाम दिया गया। वहीं रितेश ने लगभग 5 बजे के आसपास जो है मुकेश को फोन किया, और उसके बाद में उन्हें बताया कि मैं नीचे आ गया हूं, तुम भी आ जाओ नीचे। उसके बाद में जो है मुकेश चंद्राकर निकर में और टी शर्ट में पहने हुए थे, और एक स्लीपर में जो है वो कभी अमूमन बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन जब उस हालत में निकले तो कोई भी घर वाले ध्यान नहीं दिए, सोचे कि ऐसे नीचे गया रहे हैं और मिल करके वापस आ जाएंगे। और यही एक खामियाजा रह गया कि उसके बाद में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आगे नहीं दिखाई दी। और रितेश ने इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया और इसे जो लेकर के सीधा
वो बाड़ा चट्टान पारा के जो मौजूद बाड़ा था उस पर लेके गया और वहां पर जो है इनके साथ में ड्रिंक वगैरह करना चालू किया। ड्रिंक करने के बाद में जो है महेंद्र राम टेके के इशारे पर वही देखा गया कि महेंद्र राम टेके कोई फोन पर संपर्क कर रहे हैं और फोन पर उनको जैसे ही इशारा मिलता है उसके बाद में एक सरिया पकड़ करके जो है मुकेश के सर पर वार किया जाता है, गर्दन पर वार किया जाता है, छाती पर वार किया जाता है और लगातार वार होने के पश्चात मुकेश जब नीचे जमीन पर बेहोशी की हालत में गिर जाते हैं तो उसके बाद में रितेश और उनके भाई दिनेश के द्वारा लगातार उन पर उसी रॉड से वार किया जाता है और इसी वार की वजह से जो है मुकेश की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात जो है कमरा नंबर 11 में जो है उसे शव को रख दिया जाता है और शव के बाद में जो है वहां पर काफी देर तक उसको मतलब न किया जाता है कि अब क्या किया जाए। और उसी दरमियान जो है सुरेश चंद्राकर उनको फोन पर आदेश देते हैं कि तुम लोग जो है यहाँ से निकल करके सीधे चले जाओ नलेसनार रोड और वहां पर जाकर के मेरे कॉल का इंतजार करना, हो सकता है कि मैं वहां पर पहुंच जाऊं। और रात के तकरीबन 11 बजे ये लोग यहाँ से निकल करके बोलेरो गाड़ी में पहले पहुंचते हैं रितेश और महेंद्र और उसके बाद में एक और गाड़ी लेकर के दिनेश जो है इनोवा या फिर एक और कोई वैन लेकर के जो है दिनेश। ये पूरी कहानी बता भी चुके हैं लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कुछ नए तथ्य सामने आने चाहिए। वैसे चार्जशीट में सारी बातें हैं और चार्जशीट काफ़ी मजबूत बनाई गई है, तो अब उम्मीद कोर्ट से है क्योंकि दाखिल हो चुकी है चार्जशीट। कोर्ट में ट्रायल चलेगा लेकिन ट्रायल जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और जो आरोपी बनाए गए हैं अगर उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है तो उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। इस पूरी चर्चा के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि चार्जशीट जिस तरीके से चीखते हुए बता रही है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या किसने की, किन कारणों से की, उन सब मामलों में